हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, यूपी डीजीटी साइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज मैंने स्टार्ट की। अभी अभी मैंने 1 से लेकर 125 क्वेश्चन तक का जैसा क्वेश्चन पेपर आता है उसके हिसाब से मिक्स क्वेश्चन की सीरीज अभी खत्म हुई है। उसके अलावा प्रत्येक चैप्टर्स की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज है वो हमारी चल रही है। तो उसी में आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए मेनली जो टॉपिक आपके हैं वो है डैनियल सेल, नर्स्ट इक्वेशन, लेक्लांशे सेल और जो हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल है इनसे रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। फ्रेंड्स, डैनियल सेल, लेक्लांशे सेल और हमारा लेड स्टोरेज सेल, इसके लिए मैंने 25 कॉर टॉपिक की सीरीज में आपको ये सारा कंटेंट क्लियर करा दिया। तो इस बार जो ये मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे वो जनरली फोकस रहेंगे नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड। क्योंकि नस्ट इक्वेशन के ही क्वेश्चन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर हमें डाउट है, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते या फिर ये दिक्कतें इसमें होती हैं। तो आज फ्रेंड्स पहले इसके की कंसेप्ट बताऊंगा और उसके बाद नस्ट इक्वेशन में किस तरह से आप क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक ही कंसेप्ट को ध्यान में रख के वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है, सबसे पहला जो फॉर्मूला इसमें आता है वो आता है गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड। तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब यहाँ पे जो ये एल एन मैंने लिखा फ्रेंड्स, ये रिप्रेजेंट करता है नेचुरल लॉगरिथम को। किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल लॉगरिथम को। अब नेचुरल लॉगरिथम को अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाता है डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू। यानी कि यहाँ पे आपको ये पता लगता है कि जो नेचुरल लॉगरिथम होता है ये होता है 2.303 लॉग बेस 10। ओके, इसको इस तरह से लिखा जाता है। हो गया इतनी बात। अब फ्रेंड ध्यान दो, अगर हम कहें कि क्या कि ये नस्ट इक्वेशन है, जी हाँ बिल्कुल। अगर आपके एग्जाम में ये इक्वेशन लिखी आती है तो ये सारी जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ वो सभी के सभी नस्ट इक्वेशन है, तो ये भी नस्ट इक्वेशन है। बात करते हैं कि हमें तो सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की देखी जाती है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही दिया जाता है और उसी की इक्वेशन हमने देखी है, तो वो कैसे आई? अब ध्यान दो, यहाँ से आपको उसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल माइनस एन एफ ई, और डेल्टा जी नॉट इसीलिए हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट। अब फ्रेंड्स ये ई और ई नॉट में और जी नॉट में क्या डिफरेंस है? देखिए मैं आपको जनरली एक चीज बताता हूँ। एक कंडीशन होती है कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट करा बिल्कुल एक्सट्रीम बढ़िया कंडीशंस में, लाइक हमारे पास जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने मोलैरिटी ली 1 मोल की, 1 मोल की सॉल्यूशन लिया है कॉन्सेंट्रेशन। ओके, टेम्परेचर जो रहा 25 डिग्री सेल्सियस रहा, दैट इज रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। तो इस तरह की जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है जब उस पर कोई वैल्यू कैलकुलेट की जाती है उसे हम स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं, और उसमें जनरली हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक जी नॉट गिब्स फ्री एनर्जी को और ई नॉट दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। समझ गए ना? बात क्लियर हुई? ई नॉट और जी नॉट क्या है? दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस वैल्यू जो लेबोरेटरी में या जो एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आती हैं। ओके, अब देखो अगर मैं डेल्टा जी की जगह माइनस एन एफ ई और डेल्टा जी नोट की जगह माइनस एन एफ ई नोट रख दूं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है एन एफ ई इज इक्वल माइनस एन एफ ई नोट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 ऑफ क्यू, ये बन जाती है। अब इसमें अगर मैं माइनस एन एफ से डिवाइड कर दूं, ठीक है, माइनस एन एफ से डिवाइड करने पर अगर हम ये कर दें तब क्या होगा? ये रह जाएगी E इज इक्वल ई नॉट प्लस 2.303। वैसे प्लस नहीं होगी क्योंकि अगर मैं यहाँ भी डिवाइड करूंगा तो ये साइन जो हो जाएगा माइनस को जाएगा। चलो अभी नहीं करते, मैं लिख के बताता हूँ इसे। देखो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं माइनस एन एफ से, यहाँ तो कर दिया तो ये तो कट गया, इस वाले में मैंने नीचे लिख लिया log बेस 10 क्यू। अब जो मेरी इक्वेशन बनेगी, फाइनल इक्वेशन, वो बनेगी E इज इक्वल ई नॉट माइनस 2.303 RT upon NF log base 10 Q. This is our Nernst equation into the form of electrode potential. ये हमारी फाइनल Nernst equation आती है अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में बताना हो। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे R क्या होता है? R की वैल्यू होती है 8.314, ठीक है। T की वैल्यू होती है 298 केल्विन, ओके। और जो F होता है वो होता है चार्ज, दैट इज 96,500 कूलम का चार्ज होता है। तो अगर अब इन सब की वैल्यू रख लो, क्योंकि n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारी हर रिएक्शन में अलग अलग होता है, बाकी तीन चीजें फिक्स है। अगर मैं इन सब की वैल्यू रख दूं तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस होकर रह जाती है E इज इक्वल ए नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log बेस 10 ऑफ Q। ये हमारी इक्वेशन रह जाती है।
ओके फ्रेंड्स, अब 0.059 को आप अपनी ओर से 0.6 भी यूज़ कर सकते हैं, 0.06, तो वो ज़्यादा ईजियर रहता है क्योंकि नीचे जनरली जो n होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इस टाइप के आते हैं, वो 0.06 ईजिली कट जाता है, इक्वेशन ईजिली सॉल्व हो सकती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। देखो सर, ये क्या है, क्यू क्यू क्या है, अगर आप पूछेंगे क्यू क्या है। सो फ्रेंड्स, किसी भी रिएक्शन का जब हम रेट रोल लिखते हैं तो उसमें हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेशन आता है कि एक रिएक्शन जो क्वेश्चन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन से कैसे रिलेट करता है। तो क्यू क्या होता है, क्यू होता है रेशियो ऑफ concentration of product to the concentration of reactant raised to the power equal to their stoichiometric coefficient। तो इनकी जो पावर मैंने लिखी है ना, n और m, ये इनके stoichiometric coefficient होते हैं, ये हमारा q होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, चलो अब मैं एक सिंपल सी किसी क्वेश्चन में आपको ये रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ क्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या हम क्यू लिखेंगे, मान लो एक इक्वेशन है Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल Ni। अब मुझे पता है ये रिएक्टेंट है Ni और Ni2 पॉजिटिव हमारा रिएक्टेंट है और Ni जो है हमारा प्रोडक्ट है। तो इसके लिए जो मैं Q लिखूंगा ना, वो लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni2 पॉजिटिव, ये लिखूंगा बस। अब आपने कहा सर ये आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट m और n क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, इनके आगे कोई नंबर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा रहता, मैं रेड से कर देता हूँ, अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा रहता वही इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते, वही इनकी पावर हो जाती है, बट यहाँ कोई नहीं है। तो दैट्स इट, जैसे इक्वेशन है वैसे हमने लिख दिया। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गए तो लिखे जाएंगे, नहीं है तो नहीं। फ्रेंड्स ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें थी, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब करेंगे एक एक करके क्वेश्चंस, और क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो और भी बेसिक चीजें मैं आपको हाथ के हाथ बता दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारे पास। इन्होंने दिया है हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, माना इलेक्ट्रोड विभव हमें दिया हुआ है। ई नोट इज इक्वल Zn2 पॉजिटिव टू Zn, ये कितना है -0.76, और ई नोट इज इक्वल है Ag पॉजिटिव अपॉन Ag इज इक्वल 0.8। कुल मिला के सिल्वर का जो है हमारा, सिल्वर का जो है वो है प्लस का 0.80, और जो हमारा जिंक का है वो है माइनस का 0.76, ये है। अब इन्होंने कहा ई सेल बताओ, यानी इनसे बने हुए सेल का ईएमएफ बताओ। तो फ्रेंड्स, ईएमएफ के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, और फॉर्मूला से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ सेल का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, जब भी आपको निकालना हो स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो ये होता है सिंपल, ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट ऑफ रिडक्शन, ई नोट ऑफ रिडक्शन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, फॉर्मूला फॉर ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर हमें ईएमएफ निकालना है तो अलग अलग इलेक्ट्रोड का दिया गया है, हाफ सेल का दिया गया है, तो हम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब ध्यान दो, क्या हर बार वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देगा? नहीं, जनरली जो हमारा एसआरपी होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसे ही हम एससीपी भी कहते हैं, उसे हम एससीपी भी कहते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो जनरली हमें जो दिया जाता है वो एसआरपी दिया जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाता है। अब हमारे पास तो फॉर्मूला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक चीज ध्यान दो, अगर हमें एसओपी दिया है तो वो नेगेटिव एसआरपी के बराबर होता है। ठीक है, और अगर हमें एसआरपी दिया है तो वो नेगेटिव एसओपी के बराबर होता है। ओके, तो अब देखो, क्या मैं ऑक्सीडेशन वाले को नेगेटिव एसआरपी लिख सकता हूँ, दैट इज ई नॉट सेल इज इक्वल, क्या मैं ये लिख सकता हूँ ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे, वो भी माइनस वाला, प्लस ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड। ये हमारा फॉर्मूला यहां से बन जाता है। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को यूज करके आप सारे के सारे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो। अब आप कहोगे सर कैथोड को पहले लिख लो, एनोड को बाद में लिख लो। लिख लो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। लेकिन जनरली मैं जब भी लिखता हूँ, मैं एनोड को पहले लिखता हूँ। 2-3 रीजन है, बेसिक सॉलिड रीजन है। सॉलिड रीजन बताता हूँ। जनरली जब हम कोई डैनियल सेल या कोई भी गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, तो उसमें ऑक्सीडेशन वाला पार्ट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड, एक चीज क्लियर हुई। लेफ्ट हैंड साइड पे जो पार्ट होता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है, जो होता है इलेक्ट्रोड एनोड। ओके, इसलिए बस मेरा यही कंसेप्ट है कि जब ई नोट सेल निकाल रहा हूँ तो पहले एनोड है, ऑक्सीडेशन वाला है, तो पहले एनोड को लिख लो, बाद में कैथोड को लिख लो। साइन से क्या रखा है? साइन तो जैसे हमें लग गए, जिस हिसाब से हमने लगाया उस हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये बढ़िया चीज होती है कि एनोड जब पहले है, हमेशा आप लेफ्ट में एनोड को दिखा रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, डैनियल सेल का जिंक वाला एनोड होता है वो पहले बनाते हो, कॉपर का राइट हैंड साइड में बनाते हो, तो बस उसे ही लिख लो, ईजी है। ये चीज क्लियर हुआ? चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने 2 पोटेंशियल दे दिए, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो एसआरपी की वैल्यू है।
SRP की वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन इनमें से कौन सा तो एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा, एक बार ये और बता दो। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, इसमें से कौन सा एनोड कौन सा कैथोड, ठीक है। तो अब ध्यान दो, एक फॉर्मूला बताना बस, हाई नेगेटिव वैल्यू, हाई नेगेटिव वैल्यू वाला आपका ऑक्सीडेशन सेल होगा, यानी उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वही आपका एनोड होगा। बस ये इतना सा कंसेप्ट अगर आपको याद हो गया तो आई गारंटेड कि कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा कभी भी, कैसा भी, किसी भी तरीके का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैंने एक चीज शॉर्ट में बता दी कि जिसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SRP की जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, वो हमारा ऑक्सीडेशन सेल रहेगा और वो एनोड रहेगा। ठीक है, और अभी मैंने ई सेल का फॉर्मूला क्या बताया, ई सेल का फॉर्मूला बताया मैंने माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, जो कि अब तो रिडक्शन ही ले रहे हैं, प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड, ये वाला फॉर्मूला मैंने बनाया। अब मुझे बताओ इन दोनों में सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, कौन सा एनोड कौन सा कैथोड। तो हमें पता लगता है कि जो एनोड है ऑक्सीडेशन वाला जो है वो आएगा जिंक वाला, जिंक 2 पॉजिटिव और जिंक वाले का हम बनाएंगे एनोड पर। किस पे जाएगा ये, एनोड पर। और रिडक्शन वाला जो आएगा हमारा पॉजिटिव वैल्यू वाला आएगा, दैट इज क्या है हमारे पास, Ag पॉजिटिव अपॉन Ag, ये हमारा जाएगा कैथोड पर। समझ गए कुल मिला के। तो नेगेटिव वैल्यू का हमने क्या करा, वो हमारा जाएगा एनोड पे, तो उसकी जो वैल्यू होगी एनोड की जगह रखी जाएगी, और जो पॉजिटिव या कम मतलब एक तरह से मैं कहूँ कम वाला जो आएगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, वो जाएगा कहाँ पर, दैट्स इट, कैथोड पर। ओके चलो अब सॉल्व करते हैं। ई नोट सेल इज इक्वल माइनस, देखो फॉर्मूले में तो माइनस रखा, वैल्यू पे भी माइनस तो माइनस रखा, प्लस इसकी वैल्यू में कैथोड की वैल्यू में प्लस ही है तो प्लस 0.80 रखा, तो यहाँ से आ गया प्लस 0.76 बाई माइनस माइनस प्लस, और प्लस के 0.80 है, तो ये कितना जाएगा 1.56 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए नोट सेल कितना आ गया 1.56 वोल्ट आंसर। ओके, एमसीक्यू नहीं दिया था, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, एमसीक्यू नहीं बनाए तो क्या हुआ, सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 भी सेम है, बस इस बार इन्होंने सेल की रिएक्शन दे दी, यानी थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड इसको बना ही दिया। ओके चलिए शुरू करते हैं। ई नोट इज इक्वल CO2 पॉजिटिव अपॉन CO इज इक्वल माइनस 0.28 वोल्ट, और ई नोट इज इक्वल Fe2 पॉजिटिव अपॉन Fe इज इक्वल माइनस 0.44 वोल्ट। ओके ये है। अब मुझे आप बताओ इनमें से कौन सा तो एनोड है कौन सा कैथोड है, फिलहाल सेल रिएक्शन को छोड़ दो, फिलहाल इसमें से बताओ। अगर मैं इनकी वैल्यू में देखूं तो जो हमारी ई नोट कोबाल्ट की जो वैल्यू है वो है माइनस 0.28 वोल्ट, और ई नोट Fe की जो वैल्यू है वो है माइनस 0.44 वोल्ट। ओके इतनी बात क्लियर है, एक चीज क्लियर। तो मेरे हिसाब से आप ये कहोगे सर इस वाले का ऑक्सीडेशन होगा, अगर हम रियल कंडीशन में देखें तो इस वाले का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ठीक है समझ में आई ना बात, हाई नेगेटिव वैल्यू है तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या रिएक्शन भी सेम तरीके से है। अब अगर मैं रिएक्शन को आपको बताऊं, रिएक्शन को आपको बताऊं तो यहाँ ध्यान से देखो, कोबाल्ट का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयरन का रिडक्शन हो रहा है। ओके समझ में आया, यानी कि जो हमारी रियल कंडीशन एसआरपी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ये उससे अपोजिट चल रहे हैं। तो क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं। हम क्या करेंगे, CO का ई नोट CO2 पॉजिटिव अपॉन CO दैट इज 0.28 वोल्ट दिया है, ये क्या है SRP, हम इसके लिए SOP रख लेंगे। तो SOP क्या आएगा, प्लस का 0.28 वोल्ट, और ई नोट जो Fe2 पॉजिटिव अपॉन Fe का दिया है, ठीक है, वो दिया है माइनस 0.44 वोल्ट, ये SRP दिया है, और क्योंकि इस पर रिडक्शन हो रहा है तो हम ये एज इट इज रख लेंगे माइनस 0.44 वोल्ट। समझ में आई कहानी, कहानी स्टैंडर्ड कंडीशन को छोड़ के अलग चल रही है, क्योंकि इन्होंने रिएक्शन उल्टी दे दी। होना तो चाहिए था Fe पे ऑक्सीडेशन, यहाँ Fe पे रिडक्शन दिखाया हुआ है, यानी रिएक्शन उल्टी लिखी हुई है। तो हमने भी, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। दोनों रिडक्शन दिए हुए थे, दोनों में से हमें पता लगा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन को हमने रिडक्शन में चेंज कर लिया, माइनस 0.28 वोल्ट था उसका प्लस 0.28 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब इससे हमें ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल क्या होता है बताओ, अगर हम ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होता है। अब ऑक्सीडेशन किसका है 0.28 वोल्ट दैट इज ऑफ कोबाल्ट, और रिडक्शन किसका है माइनस, देखो माइनस
44 वोल्ट, तो ये हो जाएगा -0.44 वोल्ट। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा -0.16 वोल्ट। दिस इज अवर ए नॉट ऑफ सेल। तो फ्रेंड्स इस तरह की क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें रिएक्शन दी गई हो, ठीक है। तो रिएक्शन दी गई हो, इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। हमने ये कर लिया, बस इतना जरूर है। ये हमारी जो नॉर्मल जो कंडीशन है, अगर हमें केवल एसआरपी से ही दिया होता, कोई रिएक्शन न दी होती, तो उससे थोड़ी अलग थी। तो हमने वो चीज़ ध्यान दे के हमने इसे की है। ओके, अब एक चीज़ और फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि हर बार रिएक्शन देंगे, कुछ और एक चीज़ अलग से दे सकते हैं जो मैं आपको बता दूं। आपको सेल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। जनरली जो ये रिएक्शन दी है, ठीक है, इसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन होगा। और हो सकता है आपको ये वाली दी जाए, तो इसका भी मतलब क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ऊपर वाली में ये वाला ऑक्सीडेशन है और ये वाला रिडक्शन है। तो रिएक्शन की वजह अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है, तो इससे भी आप कर सकते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी आपको ये पता लग रहा है ऑक्सीडेशन किसके लिए ले रहा है, रिडक्शन किसके लिए लेना है। ओके, क्लियर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं एससीपी फॉर द सम इलेक्ट्रॉन आर गिवन, कुछ इलेक्ट्रोड्स की एससीपी दे दी इन्होंने, ठीक है। जैसे जिंक की दे रखी -0.76 वोल्ट, हाइड्रोजन की दी है 0 वोल्ट, इसकी 0 ही होती है, माइनस प्लस छोड़ो 0 ही होती है। के पॉजिटिव की दी है -2.9 वोल्ट और कॉपर की दी है 0.34 वोल्ट। इन्होंने ये पूछा है इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसे मैं ये कहूँगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर भी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अगर एप्लीकेशंस की बात करो तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो फ्रेंड्स, मैंने एक चीज बताई, एक ही कंसेप्ट है, हाई नेगेटिव वैल्यू वाले को पकड़ के रखो बस। हाई नेगेटिव वैल्यू वाला ऑक्सीडेशन होता है। ओके, अब जिसका ऑक्सीडेशन इजीली हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा। अगर वो खुद से ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, तो वो दूसरे के लिए तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लॉस कर दिया। खुद से ऑक्सीडेशन जल्दी हो रहा है, इसका मतलब खुद से इलेक्ट्रॉन जल्दी दे रहा है किसी को। जब वो किसी को दे रहा है तो उसका तो रिड्यूस कर रहा है, तो अपने आप से तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, हाईली नेगेटिव वाला। तो अपने आप देख लो, हाई नेगेटिव वैल्यू किसकी है, ए नॉट के पॉजिटिव अपॉन के की, दैट इज -2.9 वोल्ट। ये हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके फ्रेंड्स, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा। जो हमारे हाई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हाई पॉजिटिव वैल्यू या फिर लो नेगेटिव वैल्यू, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन सा है, वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं आपके आंसर चेक करूंगा और देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है कंसेप्ट को पकड़ने के बाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस तरह का क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एक आ जाता है, इसमें भी एक चीज है आपको याद रखनी है ध्यान से, ठीक है। Al3 पॉजिटिव से 1 मोल Al प्राप्त करने के लिए आवेश की आवश्यक मात्रा कितनी है। ये कह रहे हैं Al3 पॉजिटिव है, आयन है, और इससे आपको Al के 1 मोल प्राप्त करने हैं, तो आपको कितना चार्ज चाहिए। जनरली हम इक्वेशन लिखते हैं एज लाइक दिस, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना चार्ज हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, क्या 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम हुआ। आप कहोगे सर बिल्कुल भाई, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, नहीं, यहीं आप गलती करते हो। समझना इस चीज को ध्यान से। मैंने जो अभी इक्वेशन लिखी है, क्या ये इक्वेशन सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं। यहां ये इक्वेशन 3 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करती, रिप्रेजेंट नहीं करती। लिख देता हूं, भूल मत जाना। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, नहीं करती। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, 3 मॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, 3 मॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती है। समझ गए, ये है। तो अब मुझे बताओ, अब कितना आवेश है, अब इस पर कितना चार्ज है। अब सुनो ध्यान से, अब 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं, अब है 3 फेराडे का चार्ज, क्योंकि एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल किसी भी चीज के। तो कुल मिला के अगर 3 मोल की बात है, 3 मोल की बात है, तो 3 इंटू हो गए, और इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसका मतलब क्या है, इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, बताओ किससे,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और जब 6.022 इंटू 10⁻23 और 1.6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96,500, 96,500, जिसको हम कहते हैं फेराडे। क्या कहते हैं? एक फेराडे का चार्ज। समझ में आया? तो यहाँ पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, ठीक है, 1 मोल प्राप्त करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। इक्वेशन को बैलेंस करके गलत मतलब बता देना। सो 3F इज द करेक्ट आंसर, या फिर अगर ऐसे लिखा गया ना 3 इंटू 96,500 कूलम, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब इसी तरह से अगर कॉपर वगैरह में आ जाए तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है तो उसके हिसाब से वो नंबर ऑफ मॉल्स में होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। SCP एंड SRP हमें दिए हुए हैं। A इज इक्वल -0.250 वोल्ट, B इज इक्वल -0.136 वोल्ट, C इज इक्वल -0.126 वोल्ट, और यहाँ पर D होना चाहिए, D इज इक्वल -0.402 वोल्ट। ये सब दिए हुए हैं। तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल डिस्प्लेस A फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो A को डिस्प्लेस कर देगा? A को डिस्प्लेस कौन कर सकता है? देखो ध्यान से समझना, हमारी जो SRP की वैल्यू है, अगर हम बात करें ऊपर की साइड पॉजिटिव, नीचे की साइड हाईली नेगेटिव होती है। SRP की वैल्यू क्या होती है? नीचे की साइड हाईली नेगेटिव होती है, ओके, ऊपर की साइड पॉजिटिव। तो ये जो हाईली वैल्यू वाले होते हैं, ये होते हैं हाई रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और इन्हें हम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी कहते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू, वो उतना अच्छा या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा? ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। और इसका मतलब क्या है? वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, ओके, इट विल बी स्ट्रांगली रिएक्टिव। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव भी होगा, क्रियाशील भी होगा। तो जब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब ये अपने से कम नेगेटिव या फिर पॉजिटिव वालों को तो सबको हटा देगा। अब हमें किसको हटाना है? ए को हटाना है। ए का पोटेंशियल कितना? -0.250 वोल्ट। अब हमें क्या चाहिए? हमें इससे ज़्यादा वाली नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो इससे ज़्यादा वाली नेगेटिव वैल्यू है डी के पास, दैट इज -0.402 वोल्ट। तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। सो डी विल डिस्प्लेस ए। डी किसको डिस्प्लेस कर देगा? ए को डिस्प्लेस कर देगा। कहानी समझ में आई फ्रेंड्स? जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, वो अपने से कम नेगेटिव वैल्यू या फिर पॉजिटिव वैल्यू वालों को सभी को डिस्प्लेस कर देगा। हाई नेगेटिव वैल्यू सबस्टेंसेस डिस्प्लेसेस low negative or positive value substances from their salt solution. This is the concept you have to remember. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। Fe2 positive and Fe is equal -0.44 volt and Sn2 positive is equal Sn is equal -0.144 volt. ये दो दिए हुए हैं, आपको इस रिएक्शन का पोटेंशियल बताना है। इस रिएक्शन का आपको पोटेंशियल बताना है। ईएमएफ कितना होगा, सेल ईएमएफ कितना होगा, आपको ये बताना है। निकाल देंगे फ्रेंड्स, ई नोट सेल ही निकलेगा क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है और कोई मोलैरिटी वगैरह नहीं दी है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे ई नोट सेल ही निकलता है। तो ये निकाल देना, इसका निकाल के आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, तो आप कर लेना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये है 7। E naught for F2 plus 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू F नेगेटिव इज 2.8 वोल्ट। फ्रेंड इन्होंने कहा कि एक सेल का E नॉट जो है वो 2.8 वोल्ट है। इस रिएक्शन का F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू F नेगेटिव। ओके, इन्होंने कहा हाफ F2 प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल F नेगेटिव। हाफ ऑफ F2 प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल F नेगेटिव का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, E नॉट कितना होगा, इसके लिए E नॉट बताना है। E नॉट बराबर कितना, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं तो क्या ये स्टोइकियोमेट्रिकली रिलेटेड है? ये वाली ऊपर वाली रिएक्शन नंबर 1 की स्टोइकियोमेट्रिक हाफ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान दो, स्टोइकियोमेट्रिक से स्टोइकियोमेट्रिक डज नॉट अफेक्ट ई नॉट वैल्यू। स्टोइकियोमेट्रिक से कभी भी ई नॉट की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन के रिवर्स होने से फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर आपको स्टोइकियोमेट्रिक में बढ़ा चढ़ा के दी गई है कोई रिएक्शन है, उसकी 2 गुनी करके 3 गुनी करके हाफ करके लिखी हुई है, तो इससे उसके ई नॉट पे फर्क नहीं पड़ेगा, ई नॉट सेम रहेगा। तो ऑब्वियसली जो ई नॉट होगा, ई नॉट सेल 2.8 वोल्ट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल ऑफ द रिएक्शन नंबर 2। ये जो रिएक्शन नंबर 2 है, फर्स्ट वाले का जो होगा ई नॉट सेल, वो सेकेंड वाले के बराबर होगा, दैट इज 2.8 वोल्ट। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है।
समझ में आई बात? तो अगर इक्वेशन सेम है, बिल्कुल सेम है, बस स्टोइकियोमेट्रिकली डिफरेंस है, लाइक किसी में हाफ या डबल करके लिखी हुई है, तो उसका जो आंसर होगा दोनों का सेम रहेगा। हाँ, रिवर्स रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए देखो क्वेश्चन नंबर 8, Fe इज इक्वल Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल E नॉट इज इक्वल प्लस 0.41 वोल्ट। अब प्लस आ रहा है तो ऑब्वियसली इन्होंने देखो लिखा भी है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, SOP दिया हुआ है, SOP दिया हुआ है, ठीक है। Fe इज इक्वल Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ई नॉट जितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्लस 0.41 वोल्ट, ये दिया हुआ है। इन्होंने कहा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देखो फ्रेंड्स, ये जो दिया हुआ है एसओपी दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, ओके दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल बदलूं, यानी कि मैं रिएक्शन को Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल Fe लिखूं, तो जो ई नोट होगा यानी कि रिडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस 0.41 वोल्ट, ये हो जाएगा। ओके, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब मुझे किस रिएक्शन का बताना है, मुझे बताना है कुछ अलग ही रिएक्शन का, मुझे बताना है 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Fe, इसका बताना है कि इसका कितना होगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं ये देखूं दोनों आपस में रिलेट हैं कि नहीं, रिलेटेड टू ईच अदर, है ना, दोनों आपस में रिलेटेड कि नहीं, अगर मैं कहूँ तो सेकेंड रिएक्शन केवल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की ये तो डिफरेंस है, ये इसकी डबल ही तो है भाई, इसमें एक एक मोल्स हैं आयरन के, आयरन और आयरन मेटल के, इसमें दो दो मोल्स हैं, तो स्टोइकियोमेट्रिकली रिलेटेड है। अब जब स्टोइकियोमेट्रिक रिलेटेड है तो ई नॉट विल बी सेम, ई नॉट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इस वाली रिएक्शन के, दैट इज माइनस 0.41 वोल्ट। सो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस 0.41 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? अब देखो एक तरीका और भी है, एक तरीका ये है, ऊपर वाली रिएक्शन अलग तरीके से दी हुई है, अब मान लो वो अगर रिडक्शन की भी ऊपर वाली दे देते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रिएक्शन रिवर्स कर लेती तो हमारा जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। जैसे ही कोई रिएक्शन रिवर्स करके लिखी जाएगी तुरंत से इलेक्ट्रो पोटेंशियल का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वो रिएक्शन अगर रिडक्शन की है तो ऑक्सीडेशन बन जाएगी, ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन बन जाएगी। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। The standard electrode potential for the two half cell are given below. Ni plus Ni2 positive plus 2 electron, Ni is equal E नोट, E नोट जो दिया है वो दिया है माइनस 0.25 वोल्ट, और जो जिंक के लिए दिया है, ये किसके लिए दिया है, ये Ni के लिए दिया है, और जो जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन जिंक के लिए दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है माइनस 0.77 वोल्ट। द EMF ऑफ सेल फॉर्म बाय कंबाइनिंग ऑफ टू हाफ सेल विल बी, इन दोनों सेल को मिला के बनाया तो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें देखो और कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं दी, जो रिएक्शन दी केवल इलेक्ट्रो पोटेंशियल बनाने के लिए थी, कंबाइंड इक्वेशन इन्होंने नहीं दी। तो एक चीज हम सोचेंगे, हम वही सोचेंगे कि हाईली नेगेटिव वैल्यू को हम कहाँ ले जाएंगे, ऑक्सीडेशन पर ले जाएंगे। हाई नेगेटिव वैल्यू विल बी ऑक्सीडेशन और विल बी एनोड, क्या हो जाएगा, एनोड। सो इनमें से कौन सा एनोड होगा, जिंक, जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन जिंक विल बी एनोड रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एनोड रिएक्शन हो जाएगी। तो ई नोट सेल अगर मैं एनोड के रिस्पेक्ट में रखूं तो होता है ई नोट एनोड प्लस ई नोट कैथोड। अब इनकी वैल्यू रख लो, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही है, माइनस ई नोट एनोड प्लस ई नोट कैथोड। ओके, तो ये वाली वैल्यू रखो किसके लिए, एनोड के लिए भाई। अब ज़्यादा नेगेटिव वाली एनोड होते तो यही नेगेटिव है, और ये वाली कैथोड के लिए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ई नोट सेल इज इक्वल माइनस माइनस 0.77 प्लस माइनस 0.25। तो इसको डिवाइड करके आपको आंसर आ जाएगा, देखो ये तो हो गया प्लस का 0.77 वोल्ट और ये हो गया माइनस का 0.25, तो सब्ट्रैक्ट करके हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है प्लस का 0.52 वोल्ट। दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर आया, बी। ओके फ्रेंड्स, सो इसका जो आंसर आया वो कितना आया, बी। ओके, क्लियर, ठीक है, समझ में आई चीज। तो इस तरह की चीजें जो आती हैं सिंपल वाली वो आप कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन एंड निकल आर 0.76, माइनस 0.354, माइनस 0.80, 0 एंड 0.55। ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हुए हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल प्रोवाइड मैक्सिमम वोल्टेज, इनमें से हमें क्या बतानी है, मैक्सिमम वोल्टेज वाली रिएक्शन बतानी है। तो फ्रेंड्स इसको तेजी के साथ करने का तरीका यह है कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हुए हैं, सबके दिए हुए हैं कि नहीं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल में बदल लेंगे हाथ के हाथ। ओके, तो बात करता हूँ जिंक की। जिंक का कितना दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस के 0.76, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस के 0.76। ओके, कॉपर है
कॉपर के बाद हमारा सिल्वर है, सिल्वर के बाद हाइड्रोजन गैस है, फिर निकल है। इन सब के पहले मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देता हूँ, -0.34, -0.80, 0 और -0.55। ये इन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए। इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इनके साइन अपोजिट हो जाएंगे। ओके, ये आ गया। अच्छा, ये प्लस का था तो ये माइनस रहेगा, सॉरी, ये हो गया माइनस। हो गया फ्रेंड्स। अब हमें इन जो हमारी रिएक्शन दी है इनका पोटेंशियल निकालना और देखना है सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो देखो फ्रेंड्स, इनको देखने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन से का हम ऑक्सीडेशन लें, किस का हम रिडक्शन लें। तो देखो, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, दैट इज जिंक का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन, जिंक का ऑक्सीडेशन वाला रखो और कॉपर का रिडक्शन वाला। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल विल बी ई नॉट एनोड, या फिर एनोड छोड़ो क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें पता है, तो अब ऑक्सीडेशन ही रख लेते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ये हो गया। अब फटाफट से मुझे बता दो फर्स्ट वाली की क्या वैल्यू है। जिंक वाली की क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, 0.76, और रिडक्शन की वैल्यू कॉपर की रखनी है, तो कॉपर की रिडक्शन की वैल्यू प्लस के 0.34, दैट विल बी इक्वल टू 1.10 वोल्ट। ये हमारा आ जाएगा पहली वाली सेल का। अब दूसरी वाली सेल देखो, जिंक है ऑक्सीडेशन में और जो सिल्वर है वो है रिडक्शन में, तो सिल्वर की भी रखो और जिंक की भी रखो। जिंक ऑक्सीडेशन पे है, दैट इज 0.76 वोल्ट, ओके, और जो सिल्वर है वो रिडक्शन पे है, तो इसकी रिडक्शन वैल्यू है 0.80 वोल्ट, दैट विल बी इक्वल टू 1.56 वोल्ट। ये आ गई, ठीक है। और सी की भी निकालो, सी में H2 है और CU है, तो जब H2 के साथ कोई आता है, ठीक है, और इसका हो गया ना रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन के लिए तो सेम जो वैल्यू होगी रिडक्शन वाली वही रह जाएगी जब H2 के साथ केस है। तो सी वाले में कॉपर की वैल्यू आएगी ई नॉट सेल, किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉपर पे डिपेंड करेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, दैट विल बी इक्वल टू 0.34 वोल्ट। और डी वाले में देखते हैं, डी वाले में निकल है, निकल का भी रिडक्शन है, तो डी वाले में अगर हम लिखेंगे ई नोट सेल विल बी ई नोट रिडक्शन ऑफ निकल 2 पॉजिटिव, ये लिखेंगे, और ये किसके इक्वल आएगा, -0.55 वोल्ट। तो हमें क्या बताना था, हमें बताना था मैक्सिमम वोल्टेज कौन सी सेल से मिल रही है, तो मैक्सिमम वोल्टेज मिल रही है बी से। किससे मिल रही है, बी वाली से मिल रही है, दैट इज 1.56 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे क्वेश्चन थे 10। फ्रेंड्स, इसके 10 क्वेश्चन मैंने आपको एक वीडियो में करा दिए, ठीक है। अभी थोड़े से और भी क्वेश्चन है, उसके लिए आएगी वीडियो नंबर 2। मेरे साथ बने रहिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराने की जिम्मेदारी मेरी है, और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम स्पेसिफिक हैं, बिल्कुल एग्जाम लेवल के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक और वीडियो आएगी जिसमें थोड़े से और क्वेश्चन है, तो मैं मिलूंगा उसी वीडियो में। गुड बाय।